जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विज कंसेप्ट में। तो आज हम अपनी सैर सपाटा की सीरीज में चलते हैं। हमने देखा हिमालयी नदियों को, जिसमें आपने देखा सिंधु नदी तंत्र को, गंगा नदी तंत्र को और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। आज हम प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम आज जिन नदियों की सफ़र पर चलेंगे वो हैं अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ। हम देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां अरब सागर में जाती हैं, देखेंगे क्या रहस्य है उनके पास, क्या महत्वपूर्ण स्थान है उनके। तो चलिए चलते हैं, अपने इस सैर को प्रारंभ करते हैं। सैर सपाटा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर सबसे पहले अरब सागर में कौन सी नदी मिलती है? आप देखिए, इसका नाम है साबरमती। साबरमती नदी ये कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वतों से। अरावली और फिर कहाँ जाती है? अरब सागर में। यहाँ खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी, अरब सागर। ये कौन सी नदी है? चलिए आगे चलते हैं। साबरमती। साबरमती नदी। देखते हैं इसके तट पर कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं। इसकी कुछ एक का सहायक नदियां हैं जिनको आप चाहें तो लिख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। सिरी। अब देखते हैं कौन से शहर इस नदी के तट पर हैं। यहाँ है गांधीनगर। गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। महात्मा, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर इस स्थान का नाम रखा गया है। इसे ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारा कौन सा महत्वपूर्ण स्थान है। अहमदाबाद। अहमदाबाद। अहमदाबाद, इस शहर के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये बहुत ही प्राचीन शहर है। इसे सोलंकी शासकों ने बसाया था और इसका नाम तब कर्णावती हुआ करता था। मध्यकाल में इसे अहमद शाह ने बसाया और वापस से मतलब इसका नाम अहमदाबाद रख दिया गया। ये शहर हमेशा से टेक्सटाइल और मतलब कपड़ा उद्योग इनके लिए महत्वपूर्ण है। और जब आगे मुगल काल आया तो अकबर ने इस स्थान को सबसे ज़्यादा मतलब इसको उद्योगों के लिए विकसित किया। और फिर आगे क्या हुआ इस शहर में? यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण घटना एक और घटी, जिसमें कि पहले बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच में रेलवे लाइनें बिछाई गईं। हमेशा अंग्रेजों ने क्या किया कि रेलवे का विकास किया। वो
इसलिए नहीं कि भारतीयों का विकास हो सके या हमें उद्योगों में और हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो सके, इसलिए नहीं, उन्होंने अपने व्यवसाय को अच्छा बनाने के लिए ऐसा किया ताकि वो भारत के अंदरूनी राज्यों में घुस सके, वहां से कच्चा माल ले आए, इंग्लैंड ले जाएं, वहां से तैयार करके उसे फिर से वापस भारत में बेचें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना अहमदाबाद की, यहाँ पर क्या हुआ, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने यहाँ साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम वो स्थान है जहाँ से महात्मा गांधी ने दांडी की यात्रा की, दांडी तक नमक सत्याग्रह का यहाँ से उन्होंने आह्वान किया। नमक सत्याग्रह यानी कि नमक के कानून को तोड़ना। इसका मतलब उन्होंने एक सूचना दी अंग्रेजों को, जो हमारे यहाँ भारत में प्रशासन कर रहे थे, कि जो चीज प्रकृति ने हमें मुफ्त में दी है उस पर हम कर नहीं लगने देंगे। और दूसरी बात कि जो हमारे ही देश में रह के हमारा ही नमक खा रहा हो वो हमारे नमक पर वो लगाए, कानून लगाए कि हम इसे कर दें, टैक्स दें, तब हम इसे उपभोग करेंगे। उन्हें इस बात पर नाराजगी थी तो उन्होंने सत्याग्रह का आह्वान कर दिया और चुनौती दे दी, ना सिर्फ हमारे ब्रिटिश प्रशासन को जो कि भारत में था, बल्कि इंग्लैंड की संसद को। अब आप सोचिए कि इंग्लैंड की संसद को चुनौती देना आसान काम नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की संसद बहुत ही ताकतवर संस्था है। वो बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी वो सब काम कर सकती है। तो महात्मा गांधी ने यहाँ साबरमती आश्रम में इतना बड़ा काम किया और यहीं से उन्होंने एक कसम खाई कि जब तक भारत को आज़ाद नहीं करवा लूंगा मैं इस आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा। और ऐसा उन्होंने करके दिखाया, जिसका प्रमाण ये है कि हम आज आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। चलते हैं आगे। हमने अपनी देखी पहली नदी साबरमती को, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब हम चलते हैं, आप इसका नोट्स बनाते जाइए अगर आप इसे बना रहे हो तो। चलते हैं आगे। अब अगली नदी है माही। माही ये विंध्यन रेंज से निकलती है, विंध्यन पर्वत। और दो बार कर्क रेखा को काटती है। और यहां से सवाल भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कौन सी नदी है? माही। यहां से सवाल आता है तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान कौन से हैं? ये नदी मध्य प्रदेश से होते हुए, राजस्थान से होते हुए गुजरात में आती है और फिर खंबात की खाड़ी में अरब सागर से मिल जाती है। ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर एक शहर है, इसका नाम है धार। धार ये परमाल वंशीय राजाओं का प्रशासनिक केंद्र था, ये उनकी राजधानी थी। और महाराजा भोज सबसे प्रसिद्ध शासक थे। महाराजा भोज हर कलाओं में निपुण थे, मतलब उन्हें खगोल शास्त्र, ज्ञान, संगीत, योद्धा, परमवीर सारे गुण उनके अंदर थे। कहते हैं कि लोग दूर दूर से यहाँ पर अपने तलवार की धार को चढ़ाने आते थे, माँ काली को, देवी काली को, इसीलिए इस स्थान का नाम धार पड़ गया। अब एक और महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर, आप लिख लीजिए, रतलाम। रतलाम रतलाम की नमकीन सेव वाली पूरे विश्व, भारत ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण
परियोजना है जिसका नाम है जमुना लाल बजाज परियोजना। जमुना लाल बजाज परियोजना। जमनालाल बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी थे। वो महात्मा गांधी का उन्होंने बहुत साथ दिया। आप जानते हैं कि हम कोई भी आंदोलन करें, आज भी करें, उसके लिए एक फंड की जरूरत होती है, ताकि धन की आवश्यकता होती है। उन सारी आवश्यकताओं को जमनालाल बजाज ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर पूरा किया। उनके लगभग सभी उद्योगों को, सभी आंदोलनों को उन्होंने आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की। चलते हैं आगे। अब हमारी अगली नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी हम यहाँ से बना दे रहे हैं। पहले इसके स्थानों को लिख लेते हैं, फिर एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, सतपुरा रेंज की, मैकाले रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। यहाँ पर, यहाँ एक स्थान है जबलपुर। नर्मदा नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है। वैसे तो हमारी भारत की सभी नदियां पवित्र हैं और पूजनीय हैं, लेकिन नर्मदा नदी के बारे में एक विशेष पौराणिक कथा प्रचलित है। जैसे कि कहा जाता है कि भगवान विष्णु हमेशा राक्षसों का वध करते रहते थे, तो उनको ये चिंता हो गई कि मैं इतने वध करता हूँ, मुझे भी तो पाप लगता होगा, तो मेरे पाप कौन धोएगा। तो फिर उनके कहने पर, उनकी चिंता को दूर करने के लिए भगवान शिव ने नर्मदा नदी का को जन्म दिया, उसका निर्माण किया एक 12 वर्ष की कन्या के रूप में। तो ये पूरी की पूरी नदी ही आप समझ लिए भगवान शिव को समर्पित है। इसके जो देवत्व, जो गुण हैं, वो सब कुछ भगवान शिव को समर्पित है। इसके किनारे बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर हैं भगवान शंकर के, और ज्योतिर्लिंग भी है, मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें। सबसे पहले जबलपुर, जाबाली के नाम पर, महात्मा जाबाली के नाम पर जबलपुर का नाम रखा गया है। यहीं पर एक स्थान है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट भेड़ाघाट बहुत ही मनोरम दृश्य बनाने वाला स्थान है। मतलब कि नर्मदा नदी यहाँ से गार्ज बनाती हुई आगे निकलती है, जिसमें आप देखेंगे कि अगर आप नर्मदा नदी में यहाँ से भ्रमण करेंगे नाव पर, तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टानें हैं। ऐसा लगता है कि नदी हीरे के बीच से गमन कर रही है। बहुत ही मनोरम दृश्य बनाती है। हमारे पर्यटन उद्योग को बढ़ाने में इस स्थान ने बहुत योगदान दिया है। फिर यहाँ पर एक जलप्रपात है धुआंधार। यहाँ से सवाल आता है कि नर्मदा नदी के तट पर कौन सा जलप्रपात है। जलप्रपात यानी कि झरना। फिर चलते हैं आगे। यहाँ पर एक बांध है, नर्मदा सागर बांध। नर्मदा सागर बांध। एक महत्वपूर्ण स्थान, यहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जब नर्मदा यहाँ से गुजरती है तो ऐसे थोड़ा घूम जाती है, फिर आकर आपस में फिर से अपने में मिल जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, ओंकारेश्वर। ओमकारेश्वर।
अब आप इस द्वीप की तुलना ब्रह्मपुत्र की माजुली से मत करिएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र ने स्वयं वहां पर नदी द्वीप का निर्माण किया है, लेकिन ऐसा नर्मदा नदी के साथ नहीं है। ये वहां पर पहले से ही वो स्थान था और नर्मदा नदी घूम कर निकलती है। यहीं पर एक हमारी परियोजना भी है, ओमकारेश्वर नाम की ही। ओंकारेश्वर जो स्थान है, कहते हैं कि ये मानधाता द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर राजा मानधाता ने भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की का मतलब एक तरीके से भगवान ने प्रसन्न होकर यहाँ स्वयं विराजित हुए। और यहाँ ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओंकारेश्वर। और इस मंदिर की स्थापना करने में, इसका नवनिर्माण करने में, रख रखाव करने में अहिल्याबाई होलकर ने बहुत बड़ा योगदान निभाया था। इसके पहले आप ये नाम हमारी सैर सपाटा में सुन चुके हैं। कहाँ सुना आपने? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कहाँ सुना ओमकारेश्वर। अब चलते हैं आगे। अब एक स्थान है महेश्वर। महेश्वर नाम पर भी आप जब समझ लीजिए एक शहर का भी नाम है और एक प्रोजेक्ट का भी नाम है। तो आप दोनों को यहीं से समझ लीजिए, एक प्रोजेक्ट भी है ये और एक शहर भी है। माहेश्वर बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, सुंदर घाटों और अपने मतलब गौरवशाली और महान किलों से ये स्थान बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि रावण को सहस्त्रबाहु ने यहाँ पर अपने यहाँ कैद कर लिया था। ये स्थान वो स्थान है जहाँ शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया। आपको शंकराचार्य के बारे में मैंने गंगा नदी तंत्र पढ़ाते हुए पंच प्रयाग में बताया था, जोशीमठ पर। अब यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो महेश्वर है उसकी जो असल आज जो वैल्यू है, मतलब यहाँ की साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं माहेश्वरी साड़ियों के नाम से, जिसका विकास किसने किया? अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई को प्रेम से वहां की जनता माँ साहेब कहकर बुलाती थी और उन्होंने उनके अथक प्रयास से, मैंने आपको बताया हमारे अतीत की सीरीज में, इतिहास में, कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या करके जाते हैं। तो आप बताइए, यहाँ पर सूरत से लाके कुछ कारीगरों को अहिल्याबाई ने बसाया और माहेश्वरी साड़ी को आज भी विश्व प्रसिद्ध जो इसका स्थान है उसका पूरा श्रेय किसको जाता है? अहिल्याबाई होलकर को। उन्होंने यहाँ अपना कार्यालय बनाया, यहाँ से शासन किया और यहाँ भी भगवान शिव की बहुत ही सुंदर मंदिर हैं और बहुत ही उचित मतलब अप्रतिम कारीगरी यहाँ साड़ियों पर होती है। और साड़ियों पर वहाँ का के जो मंदिर हैं उनके दीवारों पर जो भी कलाकारी चित्रकारी हुई है उन्हीं को हूबहू इन साड़ियों पर उतारा जाता है, जिससे ये हमारे भारत की एक धरोहर बन गई है। चलते हैं आगे। अब आप देखेंगे माहेश्वर जो बांध है वो बहुत बड़े बांधों में से इसका एक नाम भी है। और यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है और ये बहुत ही विवादों में रहने वाली परियोजना है। एक तरीके से इतना ऊंचाई पर ये बना है, मतलब सरदार सरोवर और महेश्वर दोनों कि इसकी वजह से क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि नर्मदा नदी पे कितने सारे बांध हैं। तो इसके कारण वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ की जनजातियां हैं और जो आसपास पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग हैं, उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें ये कहा गया कि मतलब इतना ऊंचा बांध अगर बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत मात्रा में पेड़ काटे जाएंगे और लोगों का पलायन होगा।
मैंने आपको ये सारी बातें टिहरी बांध में बताई थी। अगर आपने नहीं देखा तो आप वापस से फिर से जाकर देखिए। अब इसमें क्या है कि सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि जो हमारी नर्मदा नदी है वो और नदियों की तरह नहीं है, वो रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। मतलब इसके एक तरफ सतपुरा की श्रेणी है, दूसरी तरफ विंध्यन श्रेणी है। तो इसमें क्या है कि अगर ऊपर नीचे पहाड़ हो, जैसे यहाँ भी पर्वत, यहाँ भी पर्वत, बीच में नदी बह रही है। अगर हमने यहाँ के पेड़ वेड़ काट दिए और उसमें बहुत ही ऊंचे बांध बनाए तो क्या होगा? अगर इनका पानी एक तरीके से प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है अगर जरा भी लापरवाही हुई तो। इसी कारण यहाँ पर नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन भी चला। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक स्थान है कि नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ लिख लीजिए आप। यहाँ एक स्थान है भरूच। कहते हैं कि भगवान ऋषि भृगु का आश्रम हुआ करता था भरूच में। और भरूच वो स्थान है जहाँ से आप देखेंगे तो ईरान के लोग, अरब के लोग यहाँ पर आते थे। इसे एक तरीके से गुजरात में मतलब गुजरात से बाहर व्यापार करने का एक मार्ग भी माना जाता है, यानी कि गेटवे ऑफ गुजरात कहा जाता है। इससे क्या होगा? गेटवे ऑफ गुजरात कह लें या गेटवे ऑफ आप मिडिल ईस्ट कह लें। यहाँ से क्या होगा कि व्यापार करने के लिए अ, आप अरब देश जा सकते हैं, मिडिल ईस्ट जा सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये तटीय राज्य है। और इसके अलावा क्या हुआ, यहाँ पर पुर्तगालियों ने और जितने भी यूरोपीय आए थे उन्हें इस स्थान में व्यापार करने में बड़ी रुचि थी, जिसकी वजह से आज भी ये स्थान अपने व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब चलते हैं हम आगे। हमने देखा खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं। एक यहाँ पर सहायक नदी है नर्मदा नदी की, पूछी जाती है परीक्षा में, आप लिख लीजिए उसको भी। सिर्फ उसका नाम पूछा जाता है और कुछ नहीं। जो नदी जितनी इंपॉर्टेंट होगी हम उसके बारे में उतना ही बताएंगे। तवा। तवी नदी नहीं, तवा। हमने आपको तवी नदी कहाँ पर बताया है ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए इसका जवाब। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से आप जाकर हमारी सैर सपाटा की पुरानी सीरीज देखिए नदियों वाले। चलते हैं अपनी अगली नदी की तरफ, जिसका नाम है ताप्ती। ताप्ती या तापी, हम यहाँ पर दोनों ही लिख देते हैं, तापी या ताप्ती। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनका नाम यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था, तो आपको इनको वैसे का वैसा ही तैयार करना है। चलिए, बैतूल के पहाड़ से पठार से ये नदी निकलती है। बैतूल के पठार से, और इसी पठार से इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है पूर्णा, वो भी निकलती है। अब एक कौन सी नदी है? पंझरा। पंझरा और एक अरुणावती। इनका नाम पूछा जाता है एग्जाम में तो आप लापरवाही ना करें। अरुणावती, ये इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तापी नदी की। यहाँ पर एक परियोजना है, आप लिख लीजिए काकरा पारा। काकरा पारा परियोजना।
यहाँ एक स्थान है सूरत। सूरत किसी भी पहचान का मोहताज तो नहीं है। भारत में सबसे प्रसिद्ध साड़ियाँ वहाँ पर मिलती हैं और जितने भी सूती वस्त्र के उद्योग हैं वो सभी सूरत में मशहूर हैं। सूरत पहले से भी प्रसिद्ध था, मतलब कि ये मुगल काल से ही इस स्थान को हमेशा से वाणिज्य और व्यापार के लिए विकसित किया गया। और यहाँ पर अंग्रेजों ने खासकर जब यूरोपीय आए भारत व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने इस स्थान को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया अपनी मौजूदगी की वजह से। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे, लेकिन सूरत में क्या है कि ये जो बंदरगाह है, यानी कि इसके पास जो ये नदी है, यहाँ गाद थोड़ा जम जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो समुद्र है उसके जो रेत है, बालू है, वो ज्यादा ऊपर आ जाते हैं। तो जो हमारे पानी के जहाज हैं, यहाँ तक पहुंचने में उन्हें मुश्किल होती है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने सूरत की जगह बॉम्बे को दे दिया। बॉम्बे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तब मुंबई को बॉम्बे ही कहा जाता था। बॉम्बे ने इसका स्थान ले लिया। तो यहाँ पर धीरे धीरे सूरत का बाद में पतन होने लगा, लेकिन आज़ादी के बाद फिर से इस शहर को, इसकी जो प्रतिष्ठा थी और वहां तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया। चलते हैं आगे। अब हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है मांडोवी। मांडोवी, इसे मांडवी भी कहते हैं, तो आप मांडवी ही लिख लीजिए या मांडोवी लिखिए, जैसा मन हो। महादई भी इसका नाम है। ठीक है, अब देखिए, खास बात यह है कि मांडवी इसे हम कहाँ कहते हैं, गोवा में। महादई कहाँ कहते हैं, कर्नाटक में। आजकल ये, मतलब ये नदी काफी चर्चा में बनी हुई थी। ये गोवा की सबसे बड़ी नदी है। वैसे गोवा में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जो मांडवी नदी है, वहाँ वो एक तरीके से गोवा की जीवन रेखा है। मांडवी और जुआरी, ये दो ही नदियां ऐसी हैं जो वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से पोषण देती हैं। और वहाँ की जो जनमानस है, उनके जीवन में पीने के पानी से लेकर के उनके जीवनचर्या में जितने भी काम है, वो ये नदी उनकी आपूर्ति करती है। लेकिन अब समस्या क्या हो गई, एक आप हम आपको यहीं पर समझा देते हैं। ऊपर हम इसे मिटा देते हैं, अब तक तो आपने बना ही लिया होगा। थोड़ा जगह कम पड़ रही है। अब क्या है कि यहाँ पर एक सहायक नदी है इसकी, जिसका नाम है कलसा। अब एक और सहायक नदी है, पहले बना लीजिए, फिर आपको मुद्दा समझा देते हैं। ये बंडूरी। बंडूरी, ये देखा आपने दो नदियां। अब एक और नदी बनाइए जिसका कोई लेना देना हमारी अरब सागर की नदियों से नहीं है, लेकिन चूंकि वो इस मुद्दे का विषय है, इसलिए इसको बनाना जरूरी है। मालप्रभा नदी। मालप्रभा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है और इस पूरे मुद्दे की जड़ है। क्या है इसमें, समस्या क्या है कि आपको मैंने बताया कि मांडोवी यानी कि महादई गोवा और कर्नाटक की नदियां हैं। अब इसमें क्या है
कि अब कर्नाटक और गोवा में इस चीज को लेके ना थोड़ा सा तनातनी हो गई है। उन्हें समस्या क्या है, कर्नाटक का कहना है कि पहले से गोवा वैसे भी छोटा है और इसमें इतना जल है कि ये सारा जल बिना किसी कारण के समुद्र में विलीन हो जाता है। अगर यही जल, यही पानी, किसका पानी, मांडवी का, कहाँ पर भेज दिया जाए, मालप्रभा में। कैसे, यहाँ पर एक बैराज बना के, यहाँ पर और यहाँ, ठीक है। आप ये बैराज लिख लीजिए, कलसा बैराज। वैसे इस नदी का नाम कलसा नुल्ला भी है, तो आप पूरा नाम लिख लीजिए, कलसा नुल्ला। और यहाँ भी बंदूरी नुल्ला। अब क्या है, यहाँ पर कलसा बैराज और यहाँ बंदूरी बैराज। इनको एक साथ कलसा बंदूरी बैराज कहा जाता है। तो अब समस्या क्या हो गई कि मालप्रभा नदी में वो चाहते हैं कि आप एक बैराज बनाकर इसका मांडवी नदी का पानी हमें दे दीजिए। इससे क्या होगा कि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है उनके लिए। लेकिन गोवा ने कहा कि आपके पास वैसे भी बहुत सारी नदियां हैं, यानी कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कर्नाटक में होकर जाती हैं, तो उनके पास पर्याप्त नदियां हैं, तो हम इस नदी को का पानी नहीं देंगे। इसी समस्या को लेकर के विवाद चल रहा है। तो आपने देखा कलसा और बंदूरी नदी का, मांडवी और महादई, ये दोनों नदियां एक ही हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर चलते हैं, ये पश्चिमी घाट से निकलती है। अब ये सारी नदियां पश्चिमी घाट से निकल रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। कलसा और बंदूरी को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने नहीं किया तो आने वाले टाइम में आपको समस्या हो जाएगी। वो पूछ लेंगे कि कोई विवादित कौन सी नदियां हैं आप बताइए, तो आप बता नहीं पाएंगे। यहाँ पर चलते हैं अगली नदी के पास। जुआरी। जुआरी। ये भी गोवा की नदी है, जुआरी। लेकिन इसमें क्या समस्या है कि यहाँ पर हमेशा इसमें पानी रहता नहीं है, जिसकी वजह से ये, आपको मैंने बताया, महादई जितनी शक्तिशाली नहीं है कि ये गोवा का पोषण कर सके। जुआरी आपने देखा, यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है वास्को द गामा। अब वास्को द गामा कौन है, पुर्तगाली यात्री, जो कि भारत की, जिस कहा जाता है जिसने भारत की खोज की। पुर्तगाल से आए थे व्यापारी के रूप में, और यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले आए। गोवा के जमोरियन ने इनका स्वागत किया, राजा ने। और उन्हें क्या पता था कि जिसका वो स्वागत कर रहे हैं वही व्यापारी उन पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब कौन सी नदी है, शरावती। शरावती, जो नदी जितनी इंपॉर्टेंट है हम उतना ही उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर जोग जलप्रपात है।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लिख लीजिए। अब चलते हैं हम अपनी अगली नदी की तरफ। सबसे महत्वपूर्ण नदी केरल की पेरियार। पेरियार ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है। केरल और तमिलनाडु में ये नदी प्रवाहित होती है और ये सबसे बड़ी नदी है। केरल के लिए तो ये सबसे बड़ी नदी है। और इस नदी के किनारे पेरियार नेशनल पार्क भी है। और इसी से थोड़ा सा दूर, मतलब इसके आसपास आप कहिए तो साइलेंट वैली एक स्थान है पश्चिमी घाट का, और हमारी यूनेस्को साइट में भी है ये। इसमें क्या है कि बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। उनका एक तरीके से ये प्राकृतिक आवास है, पश्चिमी घाट में स्थित है। लेकिन इसके साथ एक और बात है, बहुत, मतलब मैं साइलेंट वैली को तो पूरा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसको जब हम अपनी नेशनल पार्क की सीरीज में पढ़ेंगे तो हम आपको इसमें विस्तार से बताएंगे। लेकिन बात बस इतनी बता रहे हैं कि पश्चिमी घाट का जो एक तरीके से प्राकृतिक जो संरचना है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। क्यों? मानव के हस्तक्षेप की वजह से। तो बार बार हमारे पर्यावरणविद अलर्ट कर रहे हैं, बार बार रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं कि इस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम विकास उतना ही करें जिससे हमारा सिर्फ काम चल सके। हमारी अगर प्राकृतिक संपदा ही नष्ट हो जाएगी तो वैसे विकास का हम क्या करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पेरियार नदी पर, इस पर दो महत्वपूर्ण बांध हैं। एक है मुल्ला पेरियार डैम प्रोजेक्ट, लिख लीजिए। मुल्ला पेरियार, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। एक और बांध है जिसका नाम है इडुक्की। ये कहाँ है? केरल। एक और बांध है पेरियार प्रोजेक्ट के नाम से, पेरियार प्रोजेक्ट। एक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है वेम्बनाड। आप यहाँ लिख लीजिए। ऐसे एक ही नदी पर सब कुछ एक साथ पढ़ने से आसान हो जाती हैं चीजें। हर जगह बार बार एक ही चीज को नहीं पढ़ना पड़ता। वेम्बनाड झील जो एक द्वीप है यहाँ पर, वेलिंगडन, इसी की मतलब पतली सी एक रेखा है उस द्वीप की। उसी द्वीप से ये नदी समुद्र में जाने से बच पाती है। और ये एक अपनी इसने अलग स्थान बना रखा है। और ये रामसर साइट में भी इस झील का नाम है वेम्बनाड का। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एक जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी बोट यानी कि नाव की प्रतियोगिता होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि हर साल ये प्रतियोगिता होती है जिसमें स्नेक यानी कि सांप के रूप में नाव चलती है। बहुत सारे लोग बैठते हैं और उसको एक साथ चलाते हैं। और ये प्रतियोगिता बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही मनोरंजक है। वल्लमकली जिसको कहते हैं हम। अब हम आगे चलते हैं। हम लास्ट में आपको इन सारी नदियों को एक मानचित्र में दिखा देंगे। अब एक और नदी है भरतपुझा। कई नाम है इसके, और नाम लिखने बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से आ गया और आपको पता ही नहीं चला।
नानी। नीला, भरतपुजा और पोन्नानी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। अन्नामलाई भी हमारे पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। जब हम पहाड़ों, पर्वतों और पठारों को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। नीला, भरतपुजा और पोन्नानी ये भी केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। हमारा जो पर्यटन मंत्रालय है उसने बताया है कि देखो देखो नीला के नाम से एक परियोजना बना रखी है। ठीक है, देखो अपना देश वेबिनार के नाम से एक परियोजना, क्या एक मुहिम चला रखी है कि हम इसी बहाने पर्यटन करेंगे और अपनी साउथ की जो नदियां हैं उनका भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि वहाँ की जो संपदा है वो कितनी ही खूबसूरत है। फिर चलते हैं हम आगे। यहाँ इसकी एक सहायक नदी है, आप देखिए, भरतपुजा। यहाँ से लिख लेते हैं। भरतपुजा तो आपने देखा, इसकी एक सहायक नदी है, नाम है गायत्री पुजा। गायत्री पुजा ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी सतर्कता से तैयार कर लीजिएगा। इसकी एक सहायक नदी और है, किसकी? गायत्री पूजा की, चुलियार। चुलियार नदी, यहीं पर एक बांध है इसी नदी के नाम पर, चुलियार बांध। देखा आपने? इसे नोट करते जाइए क्योंकि बोर्ड को थोड़ा मूव करना पड़ता है, तो फिर आप वापस से लिख नहीं पाएंगे। चलते हैं आगे। अब हमारी अंतिम नदी, अरब सागर में जाने वाली, क्या नाम है इसका? पंबा। पंबा नदी, इसकी भी कुछ सहायक नदियां आप यहाँ पर लिखिए तो हम उसके बारे में बताते हैं फिर। अचन कोविल, एक नदी है वैपर, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब कहा यह जा रहा है कि पंबा नदी की जो सहायक नदी है अचन कोविल, इससे और इनको लिंक करना है, मतलब किसको? वैपर को और अचन कोविल को। एक नहर के माध्यम से, एक कैनाल के माध्यम से हम इसे लिंक करेंगे और अचन कोविल का जल हम वैपर नदी में को थोड़ा सा प्रवाहित करवाएंगे। तो दोनों नदियों में, मैंने आपको बताया था, बाढ़ और सूखा एक साथ, इन समस्याओं को हल करने के लिए यही एक रास्ता है। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मैंने आपको बताया था जब हम गंगा नदी जल तंत्र पढ़ रहे थे, वहां ऐसी कौन सी दो नदियों को मैंने बताया था जिनके बीच में लिंक करके हम ये परियोजना, यानी कि नदी जोड़ो जो हमारी परियोजना है, उसे हम चला रहे हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये ऐसा करना, नदियों को जोड़ना नहरों के माध्यम से। इससे क्या होता है कि कभी कभी कुछ नदियों का पानी, अधिकतर उसमें आपने देखा है कि जो हमारी साउथ प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनकी समस्या क्या है कि वो कहीं हिमालय से तो आ नहीं रही हैं, यानी कि वहाँ जो ग्लेशियर है, हिमनद है, वहां से तो पानी पिघल के उन पे आता नहीं है। वो लगभग वर्षा पर ही पूरी तरीके से डिपेंड रहती है, जिसके कारण कभी कभी वहाँ जल सूख जाता है। तो उस स्थान की जो कृषि व्यवस्था है वहां पर सबसे पहले उसका नुकसान पहुंचता है।
तो दक्कन का क्षेत्र है, वैसे भी ये एरिया जो है थोड़ा सूखाग्रस्त पड़ता है, हालांकि ये पश्चिमी घाट है। फिर भी यहाँ पर इस समस्या से हल करने के लिए, इस समस्या को सुधारने के लिए सबसे पहले लिंक जो परियोजनाएं चली हैं उनके विषय में भी जानना जरूरी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हम किन की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं, हम पंबा नदी की थोड़ी बात कर लें। पंबा नदी की सबसे प्रसिद्ध स्थान यहाँ पर एक है और बहुत ही विवादित, सबरीमाला का मंदिर। सबरीमाला कुछ सालों पहले ये नाम आपने अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पे बहुत सुना होगा। यहाँ पर भगवान अयप्पा का मंदिर है। कहते हैं कि ऐसा पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था, तब मोहिनी और भगवान शिव के ये पुत्र माने जाते हैं, भगवान अयप्पा, जो कि बहुत ही छोटी उम्र से ही ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। हो सकता है शायद यही कारण हो कि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहा हो। खैर, हमें इस मुद्दे पर नहीं जाना है, ये तो मामला हल कर दिया गया है। तो अब आपने देखा, मैंने आपको बताया पश्चिमी घाट की अपनी सारी नदियों को। एक नदी और है यहाँ पर, आप उसका नाम लिख लीजिए, क्योंकि उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नाम है कि नदी का नाम बताइए। यस्था पूजा, यस्था पूजा। आपसे पूछा कैसे जाएगा सवाल कि आप बताइए, मतलब आप पूछ लिया कि पश्चिमी घाट की नदियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया। कैसे? यहाँ पर आप अगर एक भारत का पश्चिमी घाट देखते हैं, ठीक है, ये यहाँ से हमने आपको इन नदियों के बारे में बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम आपको मैप में दिखा देते हैं, देख लीजिए एक जगह, ताकि आप इन नदियों के सही क्रम को लगा सकें। ये ठीक है, जितना मैंने बताया आपको, ऐसे इन नदियों का क्रम आप देख लीजिए। आपसे सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे कि इन नदियों का क्रम बताइए सही, पश्चिमी घाट की जितनी नदियां हैं। तो हमने आज बहुत सारी नदियों को कवर कर लिया, जिसमें हमने आपको बताया कि अरब सागर में जान गिरने वाली सारी नदियों का क्रम, आपने गुजरात से लेके केरल तक की नदियों का भ्रमण कर लिया है। और अब हम जब अगली बार मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम प्राय यानी कि हम अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देखेंगे, जहां पर आपको हम मिलाएंगे। वो नदियां क्या थी, अब आप खुद बताइए। मैंने आपको बताया सिंधु नदी तंत्र, वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो दूसरे तरीके की थी। गंगा नदी तंत्र बताया, वहां क्या थी, पूरी व्यवस्था खेती किसानी पर निर्भर हुआ करती थी। मैंने आपको बताया पश्चिमी घाट की नदियां, अब इन नदियों का क्या स्वरूप है, ये व्यापारिक नदियां हैं, यानी कि ये व्यापार करना सिखाती हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारा भूगोल होता है ना, वो इतिहास बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। जैसा भूगोल वैसा इतिहास, वैसी ही वहाँ की अर्थव्यवस्था। मतलब अगर हम पश्चिमी घाट पे रहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम व्यापारी बनेंगे, हम हमारा पूरा ध्यान व्यापार करने पर ही लगा रहेगा। इससे क्या होगा कि हमारे ये नदियां हमें सिखाती हैं कि हमें कैसे क्या करना है। वैसे ही आपको मैंने ब्रह्मपुत्र नदी बताई थी, तो वहां पर क्या बताया था, चाय के बागान, सुपारी के बागान, इन सब से आपको मिलवाया था। आपने देखा कैसे रबड़ के वहां पर पेड़ लगे हुए हैं। वहां की दूसरी समस्या है वो पूर्वोत्तर में है, यहाँ की दूसरी समस्या है। और गंगा नदी को पूरा मैंने बताया। आप देश का लगभग आप एक तिहाई हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिया है। अब ये बची हैं तो बंगाल की खाड़ी की नदियां, जिसमें हम आपको दो हिस्सों में बताएंगे, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी हैं, वहां पर थोड़ी बड़ी नदियां हैं, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ये सारी नदियां हैं। तो अब आप इसको पढ़ते रहिए और थोड़ा अभ्यास कीजिए। इसलिए क्योंकि अगर आप अपनी पेन से नदियों को बार बार बना के अभ्यास नहीं करेंगे तो ये आपको एग्जाम में वैसे तैयार नहीं मिलेंगी। क्या होगा एनिमेशन देखने से,
क्या होगा वीडियो देखने से? 1-2 बार देख लिया आपने किसी नदी को, पर वो दिमाग में ऐसे बैठेगी नहीं, क्योंकि आपको परीक्षा के लिए आप तैयार कर रहे हैं और मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो एक तरीके का इस सीरीज़ का एक जो मकसद है, उद्देश्य है कि सैर-सपाटे के माध्यम से, यानी कि यात्रा के माध्यम से हम आपको वहाँ की छोटी-छोटी कहानियाँ बताएँ, जिससे आप उस इस स्थान को जीवंत तरीके से कनेक्ट हो सकें और बिना चित्र दिखाए आपके दिमाग में वो सारी कहानियाँ चलने लगें। जैसे मैंने अहिल्याबाई होलकर का नाम लिया, पढ़ाएँगे आपको इतिहास में जब उनके बारे में बताएँगे, तो आपको हमने बताया कि कैसे हमारे शासक नदियों का संरक्षण करते आए हैं और अभी ये ज़िम्मेदारी हमारी है। तो चलिए आप अभ्यास कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलते हैं, धन्यवाद।